वेलकम बैक। एम्बिशन क्लासेस सागवाड़ा की तरफ से मनोविज्ञान की इस प्रश्नों के महासंग्राम के पार्ट 6 में पुनः आपका स्वागत है। रीट, सीटेट, यूपीटेट और एचटेट जैसे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट की डेट आ गई है, होपफुली फरवरी में भी आपका रीट प्रस्तावित है, तो उन सभी के लिए यह प्रश्न बहुत उपयोगी है। हम 150 प्रश्नों पर विवेचना कर चुके हैं। आज 30 प्रश्न और लेकर हाजिर हुए आपके सामने। यह 30 प्रश्न है वह आपके लिए कहीं न कहीं बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं इन सटीक एवं महत्वपूर्ण प्रश्नों के संग्रह का। सबसे पहला प्रश्न, पहले प्रश्न की ओर बढ़े तो बहुत आसान सा एक प्रश्न है, आपको उत्तर साथ साथ में ही देना है। पहला प्रश्न है, बच्चों में अधिगम निस्सहायता का कारण है उनकी, मतलब अधिगम निस्सहायता है अगर बालकों में तो उसका क्या कारण हो सकता है। वे सफल नहीं हो सकते इस व्यवहार को अर्जित करना, कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया, अपने माता पिता की उम्मीदों के साथ सामंजस्य न बना पाना, या अध्ययन को गंभीरता से नहीं लेने का नैतिक निर्णय। अर्थात इनमें से बालक है वह किन कारणों से अधिगम असहाय हो जाता है। आपके सामने 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4। कौन सा ऑप्शन है वह आपको सही लगता है। देखिए, मनोविज्ञान में या तो आपको सही उत्तर चुनना है या फिर निकटतम सही, ये 2 ऑप्शन होते हैं, निकटतम या निकटस्थ सही। निकटतम सही आंसर कौन सा है, तो यहां पे अधिगम निस्सहायता का कारण कौन सा होगा, तो पहले ही ऑप्शन का आपका हो जाएगा कक्षा की गतिविधियों के प्रति कठोर रवैया। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। जिन्होंने भी दिया वो धन्यवाद के पात्र है। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। दूसरा प्रश्न है वो बहुत सरल है, लंबा है दिखने में लेकिन है बहुत सरल। प्रश्नों को समझेंगे। अभिमन्यु नामक एक छात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अभिमन्यु नामक एक छात्र है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। अब यह बालक है वो किसी स्कूल में, पब्लिक स्कूल में तीसरी कक्षा में प्रवेश लेता है। कुछ समय बाद उसके सहपाठी उसकी गरीब पृष्ठभूमि के कारण उसे चिढ़ाते हैं, अर्थात वो सेटल नहीं हो पाता है। एक शिक्षक के रूप में आप क्या करेंगे अगर आप कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत का पालन कर रहे हैं। यहाँ पे आपको कोहलबर्ग का सिद्धांत उसे अनुसार क्या किया जाना चाहिए पूछा जा रहा है। 4 ऑप्शन है। छात्रों से कहेंगे कि अगर ऐसा बर्ताव वापस किया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। छात्रों को समझाएंगे कि अभिमन्यु को सहपाठी के रूप में स्वीकार करें। अभिमन्यु को इस ओर ध्यान न देकर पढ़ाई पर ध्यान देने को कहेंगे, या फिर अभिमन्यु के लिए नई पोशाक, जूते की व्यवस्था करेंगे ताकि दूसरे छात्र उसे कक्षा का ही अंग मानने लगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ आपका दिमाग क्या कहता है वो भी इसमें पता चल जाएगा। आपके अनुसार इसका सही उत्तर क्या होना चाहिए, तो देखेंगे यहां पे एक कंडीशन जोड़ दी है, वह है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार आप क्या करेंगे। यहां पे ये नहीं पूछा है कि आप भावनात्मक रूप से क्या करेंगे, आपकी भावनाएं क्या कहती है, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ कोहलबर्ग के सिद्धांत के अनुसार आपके सामने 4 ऑप्शन है। इन चारों में से कौन सा सही होगा, तो मानवीय दृष्टिकोण नहीं रखना इस प्रश्न के उत्तर में। इस प्रश्न के उत्तर में आपको कोहलबर्ग के सिद्धांत का पालन करना है। तो बहुत सारे छात्र मानवीय दृष्टिकोण से उत्तर दे रहे, लेकिन इसका पहला उत्तर है वह सही है, ए। छात्रों से कहेंगे कि अगर ऐसा बर्ताव किया तो उन्हें दंडित किया जाएगा। आज्ञा एवं दंड की अवस्था, ठीक है, इसी सिद्धांत का पालन करना है। तो इस प्रश्न का भावनात्मक उत्तर नहीं देना है, इस प्रश्न का पिन पॉइंटेड आंसर आपको देना है। तो दूसरे का उत्तर हो जाएगा दूसरे का उत्तर हो जाएगा ए। ठीक है, दूसरा प्रश्न हो गया। अब आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तीसरा प्रश्न क्या कहता है वो समझे। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, ठीक है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार विशेष आवश्यकता वाले बच्चे यानी कि CWSN को पढ़ना चाहिए। अर्थात इन बच्चों को कहाँ पढ़ना चाहिए, समावेशी शिक्षा व्यवस्था के ये समावेशी शिक्षा व्यवस्था है में इस प्रावधान के साथ कि उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। दूसरा है व्यावसायिक प्रशिक्षण में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार कर सके। घर पर माता पिता और देखभाल करने वालों के साथ जो उन्हें आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं।
या खास तौर पर उन्हीं के लिए बनाए गए विद्यालयों में पढ़ना चाहिए? तो देखिए आरटी 2009 क्या कहता है इस प्रकार के बालकों के लिए। तीसरा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और तीसरा प्रश्न यही है कि यहाँ पे सबसे पहला है, तीसरे का आंसर वो ध्यान रखिए, तीसरे का आंसर हो जाएगा आपका ए। समावेशी शिक्षा व्यवस्था में इस प्रावधान के साथ कि वे उनकी व्यक्तिगत आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। आरटी 2009 ये कहता है। इसके बाद दूसरा निकटतम ऑप्शन ये भी है, व्यावसायिक प्रशिक्षण में जो उन्हें जीवन कौशलों के लिए तैयार भी कर सके। दोनों ही प्रश्न उत्तर है वह सही है, लेकिन इसका निकटतम सही उत्तर है ए। तो बिल्कुल ध्यान रखें, तीसरा प्रश्न उत्तर ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। चौथा, एनसीएफ 2005, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसार अधिगम अपने स्वभाव में कैसा है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है चौथा, बिल्कुल ध्यान रखें। अधिगम निष्क्रिय एवं सामाजिक है, अधिगम सक्रिय एवं सरल है, अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक है, या अधिगम निष्क्रिय एवं सरल है? तो देखिए अधिगम हमेशा सक्रिय होता है, तो आपके दो ऑप्शन तो गलत ही हो गए। अब क्या है, अधिगम सक्रिय एवं सरल है या अधिगम सक्रिय एवं सामाजिक है? तो इसका सबसे सही उत्तर, निकटतम सही उत्तर हो जाएगा इसका सी। चौथे का हो जाएगा सी, अर्थात अधिगम सक्रिय भी है और अधिगम है वह सामाजिक भी है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 3 सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। पांचवा प्रश्न बहुत सरल है। कक्षा में रचनात्मकता के विकास के लिए निम्नलिखित में किसकी आवश्यकता नहीं है? किसकी आवश्यकता नहीं है? बहुत सरल प्रश्न है। खेल खेलने की, प्रयोग करने की, कहानी लेखन की या व्याख्यान देने की? तो डेफिनेटली अगर रचनात्मकता का विकास करना है तो व्याख्यान देने से यह नहीं होगा। तो किसकी आवश्यकता नहीं है? व्याख्यान देने की आवश्यकता नहीं है। इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। छठा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, छठा प्रश्न भी। छठा प्रश्न क्या कहता है, देखिए, संविधान के अनुच्छेदों में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की अधिसूचना के बाद प्रभावी हुआ? मतलब ये अधिसूचना जारी हुई उसके बाद प्रभावी हुआ। तो शिक्षा का अधिकार तो आप जानते ही अनुच्छेद 21 में है, 21A में है, लेकिन इसके बाद इनमें से कौन सा अनुच्छेद प्रभावी हुआ? 52, 46, 22 या 20? तो आपका उत्तर क्या कहता है, उसकी प्रतीक्षा में है। तो देखिए आरटी 2009 की अधिसूचना जब जारी हुई उसके बाद प्रभावी अनुच्छेद है अनुच्छेद 46। क्या है आप पूरी तरह से जानते हैं, इसका ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, बहुत सरल प्रश्न है सातवां भी। एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्न में से क्या महत्वपूर्ण है? आपको शिक्षक कैसा होना चाहिए? प्रभावी। एक प्रभावी शिक्षक होने के लिए निम्न में क्या महत्वपूर्ण है? तो समूह गतिविधि के बजाय व्यक्तिगत अधिगम पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, छात्रों की पूछताछ के कारण उत्पन्न व्यवधान से बचना चाहिए, प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहना चाहिए, या किताब जैसे उत्तर देने पर जोर देना चाहिए? सातवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपको एक गुण है उसका सर्वाधिक ध्यान रखना है, और वह गुण कौन सा है? आपको प्रत्येक बच्चे के साथ संपर्क में रहना है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी हो जाएगा। आपके कुछ उत्तर डाउटफुल भी होंगे, उसको भी हम बाद में देखेंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम शब्द इनमें से किसकी ओर संकेत करता है? अर्थात पाठ्यक्रम है वह किसकी ओर संकेत करता है? आठवां प्रश्न समझेंगे। मूल्यांकन प्रक्रिया की ओर, कक्षा में प्रयुक्त होने वाली पाठ्य सामग्री, शिक्षण पद्धति एवं पढ़ाई जाने वाली सामग्री, या विद्यालय का वह समग्र कार्यक्रम जिसमें छात्र प्रतिदिन के अनुभवों को प्राप्त करते हैं? तो पाठ्यक्रम शब्द है वह इन चारों में से किसकी व्याख्या करता है? तो सबसे सही आंसर है इसका डी, विद्यालय का वह समग्र कार्यक्रम जिसमें छात्र प्रतिदिन के अनुभवों को प्राप्त करते हैं। डी ऑप्शन सही है इसका। आगे की ओर बढ़े। नौवां प्रश्न बहुत आसान, नौवां भी। भारत में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या हो सकता है? इन चारों में से आपके सामने चार ऑप्शन है। प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना, उच्च स्तरीय चिंतन कौशलों पर ही आकलन को केंद्रित करना, देश भर में एक ही पाठ्यक्रम का अनुगमन करना, या बाह्य परीक्षा की आवृत्ति को बढ़ाते हुए साल में 2 बार करना। नौवां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए आपने देखा होगा आजकल ट्रेनिंग्स हैं उस पर सबसे ज़्यादा जोर दिया जा रहा है।
तो यहाँ पे प्रशिक्षण एवं पर्यवेक्षण द्वारा शिक्षकों की व्यावसायिक क्षमता को बढ़ाना है। यही शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ा सकता है, जिससे कि शिक्षा में सुधार हो सकता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 10वां। एनसीएफ के कुछ प्रश्न ज्यादा लिए इस बार। एनसीएफ 2005 की रूपरेखा के अनुसार त्रुटियां महत्वपूर्ण हैं। त्रुटियां महत्वपूर्ण क्यों हैं? शिक्षक को बच्चों को डांटने का एक तरीका प्रदान करती है, बच्चों की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधानों को पहचानने में मदद करती है, कुछ बच्चों को कक्षा से बाहर करने का आधार उपलब्ध कराती है और छात्रों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण के समूह में वर्गीकृत करने का महत्वपूर्ण उपकरण है। तो दो चीजें तो आपको पता चल गई गलती है। डांटने का अवसर प्रदान करती है और छात्रों को बाहर निकालने के लिए आधार प्रदान करती है। तो अब आपके लिए सिर्फ दो ऑप्शन बचे, एक तो बी बचा और एक डी बचा। तो डी ऑप्शन भी आपको इतना सही नहीं लग रहा होगा। सीधा सा ऑप्शन है इसका, वह है बी। बी जो है वह क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि बच्चों की सोच में एक अंतर्दृष्टि प्रदान करती है और समाधानों को पहचानने में मदद करती है। इसलिए कहा गया है कि त्रुटियां भी महत्वपूर्ण है। अधिगम में त्रुटियों का महत्वपूर्ण स्थान है। आगे की ओर बढ़े, 11वां प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट 11वां भी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? कौन सा सही है? 11वें पे आपको जोड़ देना है। बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों से संकेत मिलता है कि वह किस प्रकार का अधिगम नहीं हुआ है। अधिगम ऐसे वातावरण से प्रभावी होता है जो विद्यार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक एवं संतोषजनक होता है। अधिगम के स्तर पर अधिगम भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता या अधिगम मूल रूप से मानसिक गतिविधि है। कौन सा सही है? तो देखिए, बहुत सारे ऑप्शन हैं, इसमें 3 तो बिल्कुल लगभग सही है, लेकिन सबसे सही कौन सा, इसमें निकटतम उत्तर कौन सा होगा? तो इसमें आप कौन से ऑप्शन के साथ जाना चाहेंगे? तो 11वें का ऑप्शन हो जाएगा बी। अधिगम ऐसे वातावरण से प्रभावित होता है जो विद्यार्थियों के लिए भावनात्मक रूप से सकारात्मक एवं संतोषजनक होता है। और इसके अगले में लिखा है भावनात्मक कारकों से प्रभावित नहीं होता है। तो सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 12वां। बहुत आसान सा प्रश्न है। अधिगम असक्षम बच्चों के संदर्भ में तात्कालिक संबंध उपलब्ध कराना, सहयोग पर जोर देना और गैर शिक्षण तकनीकों का लाभ उठाना, जैसे कि त्वरित संदेश, बुद्धिमत्तापूर्ण खोज एवं सामग्री प्रबंधन जुड़े हैं। किससे जुड़े हैं? इससे, 2, 3 या 4 से। तो ये सभी कारण हैं। वह निम्न में से किस डिजाइन से जुड़े हुए हैं? सबसे पहला ऑप्शन है संग्रहित अधिगम डिजाइन से, हस्तक्षेपी अधिगम डिजाइन से, उपचारात्मक प्रत्युत्तर डिजाइन से या अधिगम के सार्वभौमिक डिजाइन से। 12वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न क्या कहता है वो समझें कि अधिगम अक्षम बच्चे हैं, पढ़ने में जो कमजोर रह जाते हैं, कोई किसी बीमारी से ग्रस्त होते हैं, उनके लिए एक वर्ड काम आता है संक्षिप्त अनुदेशात्मक बातचीत। संक्षिप्त अनुदेशात्मक बातचीत, इसी के जरिए ही बालकों से वार्तालाप किया जाता है और योजना बनाई जाती है। यह क्या कहलाता है? तो 12वें का उत्तर हो जाएगा आपका एक संग्रहित अधिगम डिजाइन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये ध्यान रखिए इसको। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 13वां बहुत आसान है। अधिगम सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफोल्डिंग क्या होती है? तो हमने बताया था स्कैफोल्डिंग क्या होती है, किससे संबंधित है? लीव वाइगोत्स्की का सिद्धांत, ये वाइगोत्स्की के सिद्धांत से ही संबंधित है। लीव वाइगोत्स्की सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया था। तो ये अनुरूपित शिक्षण है, पूर्व अधिगम की पुनरावृत्ति है, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता है या छात्रों द्वारा की गई गलतियों का पता लगाना। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो पहले ही बता चुके हैं, वयस्कों द्वारा अधिगम में अस्थायी सहायता है, वही स्कैफोल्डिंग कहलाती है, जिसी को पॉइंट कहा गया है। पॉइंट, ठीक है, इस पॉइंट को याद रखें, या पॉइंट के साथ इसके लिए एक वर्ड आता है पार्ड भी कहा गया। पॉइंट या पार्ड, या फिर अंग्रेजी में इसको कहे तो स्कैफोल्डिंग होता है। 14वें प्रश्न की ओर बढ़े। 14वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है।
14वां प्रश्न क्या कहता है वो समझे। छात्रों का उनके आईक्यू के आधार पर विभिन्न समूहों में वर्गीकरण की प्रवृत्ति उनके आत्मसम्मान को और शैक्षणिक प्रदर्शन को किस प्रकार से प्रभावित करती है। अगर छात्रों को उनके आईक्यू के आधार पर बांट दिया जाए, भाई ये आईक्यू कम वाला छात्र है, ये अधिक वाला है, मतलब वर्गीकरण कर दिया जाए, तो इस प्रकार का जो वर्गीकरण है वो छात्रों को आत्मसम्मान क्या करेगा, इससे छात्र का आत्मसम्मान बढ़ेगा कि घटेगा। तो डेफिनेटली इसमें 4 ऑप्शन है, 1 2 3 4, इसमें पहले को समझना है कि आत्मसम्मान को बढ़ाएगा घटाएगा। तो आपका भी वर्गीकरण कर दिया जाए कि पिट्टू डफोड़ है और वो इंटेलिजेंट है, तो डेफिनेटली आपका आत्मसम्मान घटेगा। तो यहाँ घटने वाले 2 ही चीज़ें अब इसमें से ढूंढना है। अब इस प्रकार से उसका आत्मसम्मान घट गया। अब आत्मसम्मान घटने से उसकी शैक्षणिक जो प्रदर्शन है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, न तो वो ज़्यादा पड़ेगा न ही कम पड़ेगा, वो अपने हिसाब से ही पढ़ता रहेगा। यहाँ ध्यान रख के दोनों घटेंगे नहीं भाई, ठीक है। शैक्षिक प्रदर्शन नहीं घटेगा, बस उसका आत्मसम्मान घटेगा और शैक्षिक प्रदर्शन है वह अप्रभावित रहेगा। यह प्रश्न पूछा जा चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, डी सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़े, 15वां, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है 15वां, ध्यान रखें। सीखी हुई विवशता, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सीखी हुई विवशता एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें यह एक मनोवैज्ञानिक थे मार्टिन सेलिगमैन। मार्टिन सेलिगमैन द्वारा ही ये दिया गया था। मैं यहां लिख देता हूं, मार्टिन सेलिगमैन। इस मार्टिन सेलिगमैन की अवधारणा में ही यह सीखी हुई विवशता वर्ड है वो यूज हुआ था। सीखी हुई विवशता कौन सी स्थिति है? विद्यार्थी सोचते हैं कि भूतकाल में बार बार अनुत्तीर्ण रहने के कारण भविष्य में भी अनुत्तीर्ण हो जाएंगे। पहले भी फेल होते आए हैं, बाद में भी फेल होते रहेंगे। शिक्षक महसूस करते हैं कि सीखने में छात्रों की सहायता करने में असहाय है। यह समस्या प्रतिभावान बालकों से संबंधित है जो अपने अधिगम में पूर्ण व्याप्ति का अनुभव कर रहे हैं। मतलब अब सीखना कंप्लीट हो गया है और समाज के विद्वान लोग लोकतांत्रिक राजनीति में असहाय महसूस कर रहे हैं। सीखी हुई विवशता 15वां बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या होता है? तो आपके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑप्शन नंबर ए, कि एक बार विद्यार्थी के साथ जो घटना घटित हो गई और भविष्य में उसके साथ वापस घटित हो ऐसी आशा करता है, तो यही कहलाता है ये सीखी हुई विवशता। और इसका संबंध किससे है? मार्टिन सेलिगमैन से है। तो ऑप्शन नंबर ए सही है 15वें का। 16वें की तरफ बढ़े। 16वां बहुत आसान सा प्रश्न है, 16वें में समझेंगे। सीखने डैश 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 आकलन और अनुदेशन के बीच दृष्टिकोण द्वारा डैश 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 मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। अब इसमें शब्द जोड़ने हैं। सीखने के लिए आकलन और संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। सीखने के लिए आकलन और अंतर, सीखने का आकलन और भिन्नता, इन दोनों ही रिक्त स्थान में कौन से 2 शब्द है वो परफेक्ट रूप से आपके साथ इसमें सही फिट बैठेंगे। तो 16वें का आंसर हो जाएगा 1, सीखने के लिए आकलन। अब ये बन जाएगा सीखने के लिए आकलन और अनुदेश के बीच दृष्टिकोण द्वारा संबंध मजबूत बनाकर अधिगम को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, 16वें का ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चले, 17वां बहुत आसान सा प्रश्न है 17वां। आज हमने आपके लिए थोड़े आसान प्रश्न रखे हैं। एक अध्यापिका यह सुनिश्चित करना चाहती है कि उसके छात्र आंतरिक रूप से अभिप्रेरित है, इसके लिए वह क्या करेगी? हमने आज अध्यापिका ही शब्द लिया है, इसलिए इसको जरूर ध्यान रखें। सभी बालकों के लिए एक समान उपलब्धि मानक निर्दिष्ट करेगी। अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करेगी। मूर्त रूप से पुरस्कार प्रदान करेगी या अलग सोच को बढ़ाने वाली शिक्षण गतिविधियों की योजना बनाएगी। तो यहाँ 2 ऑप्शन है, वो बहुत क्लियर है और बहुत सटीक सही है। 17वां बहुत ध्यान से देखें। 17वें में एक ऑप्शन ये भी सही लग रहा है और ये भी सही लग रहा है, लेकिन सर्वाधिक सही ऑप्शन है इसका बी, अंतिम परिणाम पर ध्यान देने के बजाय व्यक्तिगत रूप से बच्चों की अधिगम की प्रक्रिया पर ध्यान केंद्रित करना। और इसके बाद सही उत्तर हो जाएगा डी, अलग सोच को बढ़ावा देने वाली शिक्षण विधियों की योजना बनाना। लेकिन जब तक ये ऑप्शन है तब तक ये ऑप्शन दूसरी वरीयता पर रहेगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही है। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया।
नेक्स्ट बढ़े अपन तीसरे अगले प्रश्न की ओर। 18वां प्रश्न क्या कहता है उसको समझ लें। निम्नलिखित में से किसे अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत माना जा सकता है? मतलब एक ऐसा शिक्षण जो अभिप्रेरित है उसका संकेत माना जा सकता है। 18वां बहुत इंपॉर्टेंट है। कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, शिक्षक द्वारा किया गया उपचारात्मक कार्य, छात्रों द्वारा पूछताछ, या कक्षा में निस्तब्ध शांति। तो शांति तो होनी नहीं चाहिए। अधिकतम उपस्थिति तो हो सकता है डर के भी हो सकती हो, उपस्थिति का डर भी दिख सकता है। तो अब दो बचे ये वाले। इन दोनों में से सर्वाधिक सही उत्तर कौन सा है? तो इन दोनों में सर्वाधिक उत्तर है छात्रों द्वारा पूछताछ, अर्थात छात्र प्रश्नोत्तर कर रहे हैं। इसका मतलब उन्हें पाठ पढ़ने में मजा आया और अभिप्रेरित हुए हैं। यानी कि अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत तभी मिलेगा जब छात्रों द्वारा पूछताछ की जाए। तो 18वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं 19वें की ओर। 19वां उतना ही सरल है। परीक्षा देते समय दो छात्र है, एक रीना है और एक पराग है। ये दो हमारे छात्र है, वैसे तो इन दोनों का भी नाम है। रीना है वो तो प्रोत्साहित है और पराग है वो निरुत्साहित महसूस करता है परीक्षा देते समय। उनके संवेगात्मक अनुभव का अंतर संभावित रूप से निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? अब ये प्रश्न पूछा जा चुका है इसलिए इसको ध्यान से पढ़ें। यह समयांतराल को प्रदर्शित करता है, संवेगों की चरम सीमा को, अनुकूलन का स्तर, या विचार का घनत्व। तो आपका उत्तर क्या होना चाहिए? तो देखिए जो दिखता वो होता नहीं और जो होता है वो दिखता नहीं। साइकोलॉजी में इसका सबसे सही ऑप्शन है सी, अनुकूलन का स्तर। हर व्यक्ति में हर परिस्थिति से अनुकूलित होने का स्तर अलग अलग होता है। तो रीना है उसका तो अनुकूलन हो गया इस परिस्थिति से, लेकिन पराग है वह अपने आप को अनुकूलित नहीं कर पाया इस परीक्षा की स्थिति से। तो यह कहलाता है अनुकूलन का स्तर। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 20वां प्रश्न है वह उतना ही सरल है। संवेगों के बारे में कौन सा कथन है वह गलत है? 20वां जरूर ध्यान से पढ़ें। संवेगात्मक विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है जिसमें सरल संवेगों में से जटिल संवेग प्रदर्शित होते हैं, पहला ऑप्शन। दूसरा, चूंकि संवेग व्यक्तिनिष्ठ होते हैं इसलिए इनका अध्ययन करना कठिन होता है, किया तो जा सकता है लेकिन कठिन होता है। संवेग चेतनता पर निर्भर करते हैं और अधिगम सिद्धांत संवेगों की इस प्रकार व्याख्या करते कि व्यक्ति के जीने और कल्याण में कैसे सहायता करते हैं। आपके पास 4 ऑप्शन हैं, इन 4 में से कौन सा गलत है? तो हम अब सही उत्तर की तरफ बढ़ेंगे। गलत कथन है डी, क्योंकि गलत कथन क्या है वो समझे। मानव के जीने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान, यानी कि मानव का अस्तित्व है वह 3 चीज़ों पर निर्भर करता है, वह है भोजन, कपड़ा और मकान, इसलिए ये गलत है। तो 20वें का गलत आंसर, मतलब सही आंसर जो गलत है वो कौन सा हो गया? डी हो गया। 21वें की ओर बढ़े। बहुत सरल 21वां भी। समावेशी कक्षा वह है जहां, एक समावेशी कक्षा किसे कहते हैं? तो जब तक प्रत्येक विद्यार्थी न्यूनतम ग्रेड प्राप्त नहीं कर लेता तब तक आकलन दोहराया जाता है। छात्रों का बोझ कम करने के लिए शिक्षक केवल निर्धारित पुस्तकों से पढ़ाते हैं। जहां तक संभव हो उनकी समस्या हल करने में बच्चों की सक्रिय भागीदारी होती है, या शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। आपके सामने 4 ऑप्शन है, इसमें समावेशी कक्षा का संबंध किससे है? 21वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है और यह कहीं न कहीं ब्रूनर के सिद्धांत से प्रेरित है। तो 21वें का आपका ऑप्शन हो जाएगा सही डी, कि जहां शिक्षक प्रत्येक विद्यार्थी के लिए विविधतापूर्ण और सार्थक अधिगम अनुभव सृजित करते हैं। 21वें का ऑप्शन डी हो जाएगा। 22वां प्रश्न है, बहुत सरल है। 22वां प्रश्न क्या कहता है? एक बीमारी से संबंधित है। एक बच्चा जो SAW और WAS यानी कि सा एंड वॉज और न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पा रहा है, यह बालक किस रोग से ग्रस्त है? उसको SAW और WAS, न्यूक्लियर और अनक्लियर, B और D, 6 और 9 इस प्रकार के अक्षरों में अंतर नहीं कर पा रहा है, तो वह कौन सी बीमारी से ग्रस्त है? ज़्यादा सोचना पड़ेगा आपको कि नहीं पड़ेगा? पहले देख लो ऑप्शन। वर्ड जम्बलिंग डिसऑर्डर, डिसलेक्सिया, डिसग्राफिया या डिसमॉर्फिया।
तो ऐसा अगर प्रश्न आता है तो डेफिनेटली वह छात्र है वह डिसलेक्सिया से संबंधित है। तो 22वें का उत्तर हो जाएगा 2, डिसलेक्सिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये ध्यान रखें। अगले प्रश्न की ओर बढ़े। 23वां प्रश्न है वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के लिए सबसे उपयुक्त तार्किक आधार कौन सा है। मतलब इस सीसी को शुरू क्यों किया गया, किस बेस के आधार पर शुरू किया गया। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का मापन करना, मूल्यांकन के अवसरों का अधिकतमीकरण, मानव व्यक्तित्व की समग्र प्रकृति या शिक्षकों पर बोझ कम करना। चौथा ऑप्शन तो अपने आप ही खत्म हो गया, शिक्षकों का बोझ बढ़ाता है। वैसे सीसी काम बहुत ज़्यादा है लेकिन है बालकों के लिए उपयोगी। अब बचे 3। तो सीसी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन है वह अधिक से अधिक अधिगम के एक से अधिक पहलुओं का मापन करने के लिए बनाया गया है, इसलिए इसका ऑप्शन हो गया ए, सबसे उपयुक्त तार्किक आधार यही है। इसके बाद अगर ये ऑप्शन आए तो ये भी सही है, इसके बाद तीसरा ये सही है। अब ये तो बिल्कुल ही गलत है, तो 23वें का ए ऑप्शन हो जाएगा। 24वें की ओर बढ़े। 24वां प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाते समय यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विभिन्न उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र की या के बारे में चिंतित है। प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता के बारे में चिंतित है, संपूर्ण विषय को शामिल करने के बारे में चिंतित है, प्रश्नों के प्रकार के बारे में चिंतित है, प्रश्नों की विश्वसनीयता के बारे में चिंतित है या प्रश्नों की वैधता के बारे में। तो यहाँ पे लिखा हुआ है उद्देश्य। जिन प्रश्नों को जिन उद्देश्यों के मापन के लिए बनाया गया है क्या वह उद्देश्य प्राप्ति में सहायक है। अगर इस प्रकार के प्रश्न हैं तो इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उनके लिए उत्तर हो जाएगा वैधता। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा डी, यह 24वें का डी हो जाएगा, वैधता हो जाएगा। 25वां प्रश्न बहुत आसान। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित द्वारा समर्थित है। यानी कि ये 4 सिद्धांत लिखे हैं, इन 4 सिद्धांत में 3 तो इसकी व्याख्या करते हैं व्यापक की, लेकिन एक है इन चारों में से वह सतत एवं व्यापक मूल्यांकन का समर्थन नहीं करता है। यहाँ प्रश्न को पढ़े, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यापक शब्द किसको छोड़कर निम्नलिखित के द्वारा समर्थित है। किसको छोड़ दिया जाए तो बाकी सब समर्थन करते हैं। पहला है बहुबुद्धि का सिद्धांत, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था। सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत, गिलफोर्ड के बुद्धि के त्रिआयामी सिद्धांत या प्राथमिक मानसिक योग्यताओं का सिद्धांत जो थर्स्टन ने दिया था। इन चारों में से कौन सा समर्थन नहीं करता है व्यापक शब्द का। तो 25वें का आंसर हो जाएगा 2, सूचना प्रक्रमण का सिद्धांत। यह किस पे आधारित है, कंप्यूटर सादृश्यता पर आधारित है। ठीक है, इसलिए इसको ध्यान रखिए, व्यापकता पर आधारित नहीं है। तो 25वें का ऑप्शन हो जाएगा बी हो जाएगा। अब चलते हैं 26वें प्रश्न की ओर। 26वां प्रश्न बहुत आसान है। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लूम के संशोधित वर्गीकरण में मूल्यांकन के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। ब्लूम ने जो टैक्सोनॉमी दी थी उसमें मूल्यांकन को प्रदर्शित करने वाला भाग कौन सा है। 26वां बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहला है आंकड़ों का उपयोग करते हुए ग्राफ या चार्ट बनाना, समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना, आंकड़ों की प्रासंगिकता का मूल्यांकन करना या वस्तुओं के वर्गीकरण हेतु नई पद्धति तैयार करना। तो यहाँ पे ब्लूम ने कहा था कि बालकों में अधिक से अधिक तार्किक चिंतन को बढ़ाना है, रटने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करना है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाएगा सही बी, समाधान की तार्किक सुसंगतता का परीक्षण करना। बी ऑप्शन सही है 26वें में। 27वीं की ओर बढ़ते हैं। 27वां बहुत आसान है। कुछ छात्रों में हकलाने की समस्या है, आपकी क्लास में या एक छात्र उसमें भी हो सकती है। इस समस्या से निपटने में एक अध्यापक के रूप में आप निम्नलिखित में से किस पद्धति का प्रयोग करेंगे। अनुश्रुत भाषण, प्रवर्धित भाषण, परिणाम भाषण या लंबित भाषण। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27वां प्रश्न समझें, यहाँ पे उत्तर समझ ले पहले। तो इसका उत्तर हो जाएगा बी, प्रवर्धित भाषण का मतलब है ऐसा छात्र जो हकलाता है उसके सामने शब्दों को तोड़कर बोलना, ताकि उन शब्दों में हकलाने की जो प्रवृत्ति है वो समाप्त हो जाए।
तो शब्दों को तोड़कर बार बार बोलना यही कहलाता है प्रवर्धित भाषण। बहुत अभ्यास के बाद छात्र में हकलाने की प्रवृत्ति है या समस्या है वो समाप्त हो जाएगी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ध्यान रखें। 28वें प्रश्न की ओर चले। 28वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत की आलोचना है? ये 4 ऑप्शन है आपके सामने, इन 4 में से कौन सा है वो बुद्धि के बहुप्रतिभा सिद्धांत, जिसे बहुबुद्धि का सिद्धांत भी कहते हैं, जो हार्वर्ड गार्डनर के द्वारा दिया गया था, कौन सा इसमें इसकी आलोचना करता है? बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं हैं। बुद्धि के विभिन्न कारक छात्र को अपनी क्षमताओं को खोजने में सहायता करते हैं। यह व्यावहारिक बुद्धि पर अधिक बल देता है या यह अनुभव आधारित प्रमाणों पर आधारित नहीं है। 28वां क्वेश्चन पूछा गया है, यह आलोचना इन 4 सेंटेंस में से कौन सी इस सिद्धांत की आलोचना है? इतना ही याद रखें। तो इस सिद्धांत की आलोचना का पहला ऑप्शन सही है, बुद्धि के विभिन्न कारक केवल संपूर्ण बुद्धि की विभिन्न प्रतिभाएं है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अंतिम की ओर बढ़ चुके हैं। 29वां प्रश्न बहुत सरल है। 29वां भी, निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि के मापन में प्रयोग नहीं किया जा सकता है? बुद्धि का मापन करना है तो इसमें से किस आधार पर बुद्धि का मापन नहीं कर सकते? किसी भी छात्र द्वारा प्रश्न का उत्तर देने में लगा समय, विद्यार्थी की अनुकूलन क्षमता, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता, या संज्ञानात्मक तार्किकता एवं संज्ञानात्मक स्तर। तो बुद्धि में कौन सा सम्मिलित, आप समझ ही गए होंगे इसमें कौन सा प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो सीधा ऑप्शन है सी, विद्यार्थी की शिक्षक का ध्यान आकर्षित करने की योग्यता। यह कोई बुद्धि नहीं होती है, कोई भी ध्यान आकर्षित कर सकता है। लास्ट प्रश्न आज का 30वां, बहुत सरल, उत्तर दे भी दिया होगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था की श्रेणी में आता है? 18 से 24, जन्म से 6, 6 से 11 या 11 से 18 वर्ष। परवर्ती बाल्यावस्था किसे कहते हैं? जिसको पश्च बाल्यावस्था भी कहा जाता है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी। तो आज की क्लास आपके लिए समाप्त हुई। आज तक हमने कुल 180 प्रश्नों तक को समाप्त कर दिया है। इस प्रश्नों के लिए हमने आंसर की भी इसके पीछे लिख दी है। आंसर की को आप ध्यान से देखते रहे। हो सकता है यहाँ पे टाइपिंग में कोई मिस्टेक हो तो आप इस वीडियो से थोड़ा देख ले, पहले दूसरे में कहीं मिस्टेक हो सकती है, इसको करेक्शन कर देंगे। तब तक थैंक यू एंड कीप स्माइलिंग।